हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो अभी के और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए पढ़ते रहिए, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको चीज़ों को जानकारी हो कि कहाँ पे बच्चे लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग अभी क्लास 12 का जो चैप्टर शुरू किए हैं वो केमिकल काइनेटिक्स है। इसमें आप लोग पिछले क्लासेस में रेट ऑफ रिएक्शन देख चुके थे प्यारे बच्चों, कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है क्या रेट ऑफ रिएक्शन। और साथ ही साथ हम लोग अलग अलग जो फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है उस पर हम लोग बात किए थे, जिसमें हम लोग बात कर लिए थे कि किस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से प्रभावित करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, और उसके बाद फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से प्रभावित करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि टेम्परेचर किस तरह से प्रभावित करता है। तो आप लोग देखें कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आप लोग का ऐसा हो सकता है कि रेट जो है वो पहले वाले रेट का दुगना या तिगना भी हो जाए। और इसके लिए अलग अलग टेम्परेचर पे एक इक्वेशन भी आप लोग को पिछले क्लास में देखने को मिला था। ठीक है। आज हम लोग जो है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रेट वर्सेस टेम्परेचर का देख रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शन में किस तरह से टेम्परेचर रेट को प्रभावित करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला रिएक्शन जो है इसमें आप लोग देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन जितने भी हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट जो है बढ़ेगा। लेकिन जो सेकंड वाला रिएक्शन आप लोग देख रहे हो इसमें क्या देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट तो पहले बढ़ा और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आके रेट जो है वो काफी अप हो गया, बढ़ गया बहुत। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये जनरली कैसे रिएक्शन में होता है, एक्सप्लोजिव रिएक्शन में होता है। एक्सप्लोजिव रिएक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि रिएक्शन इस तरह से हो आप लोग का कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो जब उस रिएक्शन में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे तो जाहिर बात है उस रिएक्शन का अपना इतना ज़्यादा आप लोग का एनर्जी हो जाता है कि वो फर्दर आप लोग का क्या करता है कि रेट को वो अपने अनुसार आगे बढ़ा देता है। तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ही किसी खास टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जैसे ही वो उसमें एक्सप्लोजन होगा या एक्सप्लोजिव मैनर में वो रिएक्शन होगा तो रेट जो है वो आप लोग का काफी ऊपर चला जाएगा, मतलब सरसरा के रेट ऊपर भाग जाएगा। ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्राफ मिले तो समझ लेना कि एक्सप्लोजिव रिएक्शन का ग्राफ है। थर्ड में आप लोग देख रहे हो ये बायोलॉजिकल रिएक्शन का ग्राफ है। बायोलॉजिकल रिएक्शन में रेट और टेम्परेचर का रिलेशन आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पहले टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ा। ठीक है, देख रहे हो टेम्परेचर जैसे बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और बाद में फिर टेम्परेचर बढ़ने से रेट जो है वो कम हो गया। ऐसे क्यों हो गया भाई, पहले रेट बढ़ा और फिर टेम्परेचर बढ़ने से यानी 45 डिग्री सेल्सियस के बाद आप लोग का रेट जो है वो फिर गिरने लगा। ऐसा क्या हो जाता है बायोलॉजिकल रिएक्शन में कि किसी खास टेम्परेचर पे जाते जाते है ना, यानी पहुंचने से पहले टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, और उस टेम्परेचर को जैसे ही क्रॉस किया फिर फर्दर टेम्परेचर बढ़ने से रेट घट जा रहा है बायोलॉजिकल रिएक्शन में। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्मेंटेशन एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। फर्मेंटेशन में जो होते हैं वो फर्मेंट यूज़ करते हैं, और फर्मेंट का अपना एक एक्टिविटी होता है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री या 60 डिग्री सेल्सियस तक वो एक्टिव रहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और उसके ऊपर जो है 45 के ऊपर वो जो है आप लोग का डेड हो जाते हैं, यानी कि करीब 60 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो उनका टीडीपी होता है, यानी थर्मल डेड पॉइंट होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि जब तक शुरू में क्या होगा 45 डिग्री सेल्सियस के पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ रहा है, क्योंकि वो फर्मेंट एक्टिव था आप लोग का। और बाद में जब वो टेम्परेचर क्रॉस कर गया, ठीक है, यानी अगर मान लो कि वो टीडीपी पहुंच गया तो सारे फर्मेंट जो है वो आप लोग का डेड हो जाएगा। जब डेड हो जाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर रहा था जब वो ही नहीं रहेगा तो रेट बढ़ेगा नहीं बल्कि रेट घट जाएगा। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन में आप लोग को इस तरह से देखने को मिलेगा, यानी 45 डिग्री सेल्सियस से पहले आप लोग का टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ेगा, और आफ्टर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से ये इस तरह से देख रहे हो हम लोग का, मतलब एक कर्व की तरह आ रहा है आप लोग का, पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा।
ये एक्चुअली आप लोग का कार्बन का ऑक्सीडेशन में हम लोग को देखने को मिलता है कि कार्बन पहले ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है आप लोग का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जाहिर सी बात है कि वैसे केस में टेम्परेचर जो है उसको प्रभावित करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, तो उस दौरान रेट जो है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। तो ऐसा अगर आए तो ये समझ लेना ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन है। और ये जो पांचवा है आप लोग क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। मतलब ये एक सिंगल रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में आप लोग क्या देख रहे हो कि रेट जो है ना, वो टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वैसे केस में हमारा रेट जो है वो बढ़ने के बजाय घट जाता है। यानी ये एक सिंगल रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि अलग अलग तरह के रिएक्शन में, सारे रिएक्शन में रेट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। यहाँ कुछ बातों को ध्यान रखना है। नॉर्मल रिएक्शन का केस आएगा तो रेट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्सप्लोजिव में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रेट जो है वो आप लोग का रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और इसी तरह से आप लोग का बायोलॉजिकल रिएक्शन में किसी खास टेम्परेचर पे जाते जाते पहले तो रेट बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से और फिर बाद में उस टेम्परेचर को जैसे ही क्रॉस करेगा रेट घट जाएगा, है ना। और इस केस में आप लोग देख रहे हो कि रेट बढ़ रहा है घट रहा है कार्बन का ऑक्सीडेशन में। और ये एक सिंगल रिएक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, जिसमें रेट जो है टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता नहीं बल्कि घटता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, कैटेगराइज कर लीजिएगा कि किस तरह का रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हमारा आज का अगला टॉपिक जो है, यानी अगला फैक्टर जो है, यानी फोर्थ फैक्टर जो है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है हमारा कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। कैटलिस्ट क्या है आप लोग को पता है। कैटलिस्ट करता क्या है आप लोग का, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है ना। कैसे बढ़ाएगा घटाएगा, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट क्या है, ये तो समझ में आता है कि वो केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे या घटा दे लेकिन खुद केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तो पहले आइए क्या है कैटलिस्ट, इसको डिफाइन कर ले। तो कैटलिस्ट है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि द केमिकल सब्सटेंस which increases the chemical substance which increases or decreases the chemical substance which increases or decreases the rate of रिएक्शन। वैसा केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, बढ़ाता है या घटाता है। द केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे भाई, बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, by decreasing or increasing the activation energy is called क्या, कैटलिस्ट, ठीक है। तो वो केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के या घटा के, उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कैटलिस्ट खुद जो है, एक्चुअली कैटलिस्ट भाग लेता है, लेकिन जब मैकेनिज्म देखेंगे तो लगेगा कैटलिस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जनरली लगेगा कि कैटलिस्ट जो है वो इन्वॉल्व हुआ नहीं, यानी किसी तरह का केमिकल चेंज में वो इन्वॉल्व नहीं होता है ना। यहाँ पे याद रखिएगा कि कैटलिस्ट जो है वो खुद जो है ना, कैटलिस्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं,
दूसरे शब्दों में इसको हम लोग लिख सकते हैं, there is no chemical changes इन कैटलिस्ट, है ना। मतलब केमिकल कैटलिस्ट में किसी तरह का कोई केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका प्रेजेंस जो है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट का प्रेजेंस रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। कैसे, तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे काम करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को या तो घटा देगा या बढ़ा देगा, लेकिन खुद किसी तरह का कोई केमिकल चेंजेस में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि देयर इज नो केमिकल चेंजेस इन कैटलिस्ट, कैटलिस्ट में किसी तरह का कोई केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलता, ठीक है प्यारे बच्चों। कैटलिस्ट को दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, यानी कैटलिस्ट जो है वो दो तरह का होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो दो तरह का होता है, यानी दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कैटलिस्ट को। एक को कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक को कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बारे में आप लोग समझ गए, ये क्या करेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। कैसे भाई बढ़ाएगा घटाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ये घटा के या बढ़ा के रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, लेकिन खुद किसी तरह के केमिकल चेंज में ये इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसी के आधार पे कैटलिस्ट को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक को हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और एक को हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको कहेंगे, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस द, बोलो क्या, किसको इंक्रीज कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे भाई, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करके, घटा के। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये घटा देता है, यानी डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे, बाय इंक्रीजिंग, कौन सा एनर्जी को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है प्यारे बच्चों। मतलब कैटलिस्ट जो है इसका काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना। और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा या बढ़ाएगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जो होता है उस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बनता नहीं है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्टेंट जाके इन्वॉल्व हो जाए, आप लोग का कोलिजन हो, उसके बीच में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये हम लोग आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी में इसके बारे में जानेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा कि रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, और रिएक्टेंट रिएक्ट करके आप लोग का पहले क्या करता है, कोई भी रिएक्टेंट जो है वो पहले आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है आप लोग का। और वो ट्रांजिशन स्टेट जो है उसके बाद डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने के दौरान, है ना, आप लोग का क्या होगा कि कुछ एनर्जी चाहिए, यानी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक जाने के लिए कुछ इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और उसी इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे ऐसा आप लोग समझ लो कि जैसे मान लो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आप दुकान में जाते हो तो सामान खरीद ही लोगे। सामान खरीदने के लिए आपके पॉकेट में पैसा चाहिए, और जाहिर बात है कि वो पैसा जो सामान खरीदने के लिए लगे आप लोग का, वो मिनिमम पैसा वो घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, घट भी सकता है। अब जैसे 2000 का कोई चीज़ लेना है आप लोग को और आपके पॉकेट में 1000 है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तो होगा नहीं। मतलब कहने का मेरा मतलब कि आप लोग को केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के लिए रिएक्टेंट के पास जो इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी या जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना, किसी भी रिएक्टेंट के पास टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, है ना, फॉर द रिएक्टेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए
जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, या ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए रिएक्टेंट को जो एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर मान लो कि कोई चीज जो है अगर उसकी कीमत बढ़ जाए, है ना, कोई कैटलिस्ट आए और सामान की कीमत जो है वो बढ़ा दे, तो अगर कीमत बढ़ जाएगा किसी भी चीज का, तो वैसे केस में खरीदने का रेट, जो खरीदारी रेट होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर कोई चीज जो है वो अगर उसकी कीमत घट जाए तो जाहिर बात है उसका परचेसिंग रेट जो होता है, आप लोग का खरीदारी रेट जो होता है ना, कीमत घटने से बढ़ जाएगा और कीमत बढ़ने से घट जाएगा। यानी अगर कीमत बढ़ा दें तो आप लोग का रेट ऑफ परचेसिंग जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो घट जाएगा, और अगर कीमत घट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, परचेसिंग रेट बढ़ जाएगा आप लोग का। तो सिंपल वही है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, या फिर क्या करेगा आप लोग का, या फिर आप लोग का जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो बढ़ा दे, तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये काम करता है कैटलिस्ट, यानी सीधा कैटलिस्ट का जो इफेक्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लें, यानी आप ऐसे इसको समझिए, जैसे मान लो कि कोई रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्टेंट से पहले एक इंटरमीडिएट अवस्था के दौरान, या आप लोग ऐसे कहिए कि एक शॉर्ट लाइफ पीरियड आप लोग का बनता है ट्रांजिशन स्टेट, और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद बनता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए आप लोग का क्या जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लो कि अगर हम इस तरह से करें, कोई अगर रिएक्शन अगर दिखाएं, इसी रिएक्शन को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो ये मान लो है आप लोग का रिएक्टेंट, ये अगर मान लो कि इधर हम लोग बात करेंगे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिएक्शन प्रोग्रेस या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है ना, मान लो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए आपको गुजरना होगा कौन से स्टेट से, ट्रांजिशन स्टेट से। तो अगर मान लो कि यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम लोग कहते हैं कौन सा एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस डायरेक्शन में चूंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कहेंगे। और अगर मान लो बैकवर्ड डायरेक्शन से अगर ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ देखें तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट अचीव करेगा तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कहेंगे, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से करेगा तो इसको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कहेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये देख रहे हो कि एनर्जी डिफरेंस है आप लोग का, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली डेल एच बोलते हैं, यही इंथैल्पी चेंज है बाबू। और डेल एच जो है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड में से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक है, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड है, और बैकवर्ड कहाँ से, प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट, तो इतना हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और यहाँ से यहाँ तक हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। तो इस केस में आप लोग क्या देख रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड से, और ऐसे केस में जब फॉरवर्ड ज़्यादा होगा बैकवर्ड से तो डेल एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जिस रिएक्शन में डेल एच का साइन पॉजिटिव आएगा उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहते हैं बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसी तरह से अगर मान लो कि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरह हो गया, अगर मान लो कि अगर हम लोग बात करें, है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और मान लो कि रिएक्टेंट से शुरू हुआ और ये बन गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, और ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इसको कहेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इसको एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड कहेंगे। और ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग डेल एच कहेंगे। तो डेल एच कैसे निकलेगा, ये तो हमेशा निकलता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। और यहाँ कौन ज़्यादा, तो फॉरवर्ड कम है ना, और बैकवर्ड का एनर्जी ज़्यादा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से ज़्यादा, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड है। तो ऐसे केस में क्या आएगा, है ना, बैकवर्ड ज़्यादा है तो उसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी हमारा डेल एच का साइन निगेटिव आ गया, और डेल एच का साइन निगेटिव हो गया। तो ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लोग देख लिए कि डेल एच का साइन निगेटिव आएगा, और एंडोथर्मिक में देख लिए कि डेल एच का साइन पॉजिटिव होगा। एंडोथर्मिक में आप लोग का प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, और एक्सोथर्मिक में आप लोग देख रहे हो कि रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो कि रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जो एनर्जी है मिनिमम अमाउंट ऑफ जो आप लोग का एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, इसी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी एक्टिवेशन एनर्जी पे अटैक करता है आप लोग का कैटलिस्ट, यानी या तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा या एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। तो वैसे केस में आप लोग का करेगा क्या, जैसे अगर हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में यहाँ पे देख ले, जैसे अगर वो तो बिना कैटलिस्ट का था, अगर हम लोग कैटलिस्ट लगा दे, है ना, कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, मान लो कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन की। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लो कि हम लोग ये वाला ग्राफ लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का लेके चल रहे हैं, ठीक है, यही हो गया हमारा डेल एच हो गया। और वो कैसे निकलेगा, वो तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है, ठीक है। तो और ये हो गया मान लो ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ से यहाँ तक जो चाहिए इसी को कहते हैं हम लोग कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल क्या होगा, कैटलिस्ट का रोल होगा या तो कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे बात करें प्यारे बच्चों कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया गया है, कम कर दिया गया है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया गया है तो रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी बहुत सारे रिएक्टेंट जिसके पास इतना एनर्जी नहीं था, अगर वो एनर्जी डिमांड कम हो जाए तो बहुत सारे रिएक्टेंट जो है वो आप लोग का ट्रांजिशन स्टेट को प्राप्त कर जाएंगे, यानी रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोग यूज किए हैं कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, है ना। क्यों पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या कर गया है, घट गया है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर घटाएगा तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा जिससे रेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि हम क्या करें, हम एक्टिवेशन एनर्जी डिमांड और बढ़ा दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा तो बहुत सारे रिएक्टेंट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी उसको अचीव करना होगा। तो ऐसे केस में हमारा बहुत सारे रिएक्टेंट जो है वो इन्वॉल्व हो नहीं पाएंगे केमिकल रिएक्शन में, तो उससे क्या होगा, उससे रेट आप लोग का घट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दिए तो इसका मतलब है कि वहां पे वो कैटलिस्ट जो है वो निगेटिव कैटलिस्ट की उपमा मिलेगा उसको, वो निगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। क्यों निगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा, क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया है ना, बढ़ा देता है वो। और इससे क्या होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी घट गया तो बहुत सारे रिएक्टेंट जो है वो ट्रांजिशन स्टेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे केस में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कि आप लोग का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये रोल होता है आप लोग का कैटलिस्ट का, कि कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देगा या कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से आप लोग, है ना, समझ चुके कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है आप लोग का। कैटलिस्ट का रोल यही होता है आप लोग का कि वो क्या कर सकता है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो या तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे, बढ़ा दे, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोग समझ चुके होंगे, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो ऐसे केस में आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर ट्रांजिशन स्टेट का, है ना, अगर ट्रांजिशन स्टेट का
क्या करे, वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ जाए तो ऐसे केस में समझ लेना कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट किया है ये काम। और अगर मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर घटा दे तो इसका मतलब है कि यहाँ काम हुआ है कौन से कैटलिस्ट का, पॉजिटिव कैटलिस्ट का, है ना। तो सिंपली हम लोग समझ गए कि कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ता है घटता है, तो ये बढ़ता घटता है आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी पे काम होके, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैटलिस्ट जो है वो आप लोग का उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि हमारा इक्वेशन क्या आया था। हमारा इक्वेशन आया था, याद होगा आप लोग को, कि log 10 आर्हेनियस इक्वेशन से log 10 के ये किसके बराबर था, ये log 10 a माइनस किसके बराबर था, ये बाई 2.303 RT के। ठीक है, तो अगर मान लो कि अगर इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो अगर मान लो कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हम इसको क्या करें, हम इसको ले ले, है ना, log 10 के, है ना, इसको कैटलाइज कर देते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा log 10a माइनस, इसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी क्या मान लें, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज मान लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज मान लेते हैं, और बाय ये क्या हो जाएगा 2.303 RT। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। और मान लो कि इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के अनकैटलाइज लिख देते हैं इसको। तो अनकैटलाइज के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, log 10a माइनस EA, कैटलाइज नहीं, यहाँ पे अनकैटलाइज लिख देते हैं, अनकैटलाइज बाई 2.303 RT। ये हो गया इक्वेशन नंबर कितना, 2। ठीक है, तो अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करें, ठीक है, अगर 1 माइनस 2 करें, है ना, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का log 10 के कैटलाइज माइनस log 10 के अनकैटलाइज, है ना, और ये किसके बराबर होगा, तो 1 माइनस 2 करना है तो इधर हो जाएगा आप लोग का, पहले 1 ले लेते हैं, 1 माइनस 2 किया है तो log 10a माइनस ये कैटलाइज बाई 2.303 RT। ठीक है, और इसमें से हम लोग को माइनस करना है किसको, ये हो गया log 10a, है ना, माइनस ये अनकैटलाइज बाई 2.303 RT। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग साफ तौर पे देख रहे हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आया कि log 10a माइनस log b है, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a बाई b कर लेते हैं इसको। और इस केस में ये क्या होगा, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन जो है ये हमारा इस रूप में आएगा। ठीक है, यानी हमारा हो जाएगा क्या, log 10 के कैटलाइज बाई के अनकैटलाइज, है ना, ये बराबर क्या था, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा log 10a माइनस 2.303, है ना, और सॉरी ये हो जाएगा आप लोग का एक्टिवेशन एनर्जी कैटलाइज बाई 2.303 RT। ठीक है, और उधर क्या था आप लोग का, उधर फिर माइनस हो जाएगा, माइनस log 10a, और माइनस माइनस उसमें प्लस हो जाएगा, ये अनकैटलाइज बाई 2.303 क्या RT। ठीक है, ये वाला से ये वाला तो कैंसिल हो गया आप लोग का, है ना, प्लस और माइनस में है, तो इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, log 10 के कैटलाइज बाई के अनकैटलाइज। ठीक है, और ये बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग माइनस में वो प्लस में, तो उसको आगे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ये अनकैटलाइज, है ना, बाई 2.303 क्या RT,
माइनस ये कैटेलाइज है ना बाय 2.303 RT। ठीक है, बेस दोनों का सेम है आप लोग का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और कि log 10 के कैटेलाइज बाय के अनकैटेलाइज है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2.303 RT और इधर हो जाएगा ये अनकैटेलाइज माइनस ये कैटेलाइज। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके प्यारे बच्चों आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं है ना, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हो या रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना हो, टेम्परेचर निकालना हो, जो भी अननोन डाटा है उसका यूज करके इस फार्मूला से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में, हम लोग प्रॉब्लम ये सब हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कि कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू।